दोस्तों, ईरान इसराइल में तबले जंग बच गया। इसराइल को ईरान के साथ शरारत करना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान, रूस, चीन फौजें हरकत में आ गईं। हमले का खतरा। सऊदी अरब का दिफा बरतानवी फौज के हवाले। पाक फौज के दस्ते मक्का और मदीना पहुंच गए। राहिल शरीफ का बड़ा ऐलान। यहूदियों के खिलाफ ज़बरदस्त क्रैकडाउन शुरू। खामनई ने बदले की जंग का आगाज़ कर दिया। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि ईरान ने कौन से खतरनाक तरीन मिसाइल शाम और लेबनान में नस्ब कर दिए हैं। इसराइल का कौन सा शहर ईरान के निशाने पर है। माने खेस जंग छिड़ गई। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब तो थे ही, और अमेरिका ईरान पर अपनी जारहाना पॉलिसियाँ जारी रखे हुए तो था, लेकिन अब ईरान के सामने इसराइल जैसी एक और मुसीबत आ गई है। इसराइल भी ईरान के खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम करने की कोशिश में मसरूफ़ है, और इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह से ईरान इसराइल के खिलाफ मैदान में है, इसने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और दूसरी बड़ी अहम वजह यह है कि इसराइल सऊदी अरब की खुशनुदी हासिल करने के लिए ईरान के खिलाफ इकदाम कर रहा है। यही वजह है कि इसराइल ने एक फ़िज़ाई हमले में ईरान की कुद्स फोर्स के कई फौजी मार डाले हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के बानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को तेहरान में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के इलाके दोमावन में मुसल्लह अफराद ने ईरानी साइंसदान की गाड़ी पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हमला आवरों ने इनकी गाड़ी के करीब धमाका और फायरिंग की, जिसके नतीजे में साइंसदान मोहसिन फ़खरी शदीद ज़ख्मी हुए। इन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाम भर ना हो सके। इस हमले में सिक्योरिटी गार्ड और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसमें 3 से 4 दहशतगर्द भी जवाबी फायरिंग में मारे गए थे। नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि ईरान ने हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर लगाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने साइंसदान के हलाकत की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद की। जवाद ज़रीफ का ट्वीट में कहना था कि मोहसिन फ़खरी के कत्ल में इसराइल के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ईरानी स्टेट टीवी के मुताबिक सदर हसन रूहानी ने एक बयान में कहा कि एक मरतबा फिर आलमी इस्तेमार के नापाक हाथ मादा परस्त गाज़ब सहूनी हुकूमत के किए गए खून से दागदार हैं। इन्होंने कहा था कि शहीद फ़खरीज़ादा का कत्ल हमारे दुश्मनों की मायूसी और नफ़रत को ज़ाहिर करता है। इनकी शहादत हमारी कामयाबियों को कम नहीं करेगी। ईरान ने ऐलान किया था कि वह अपने सीनियर जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के हलाकत का बदला लेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई के अस्करी मशीर हसैन देगान ने कहा था कि वो इस हमले के मुर्तकब अफराद पर तूफ़ान की तरह चोट पहुँचाएंगे, जिसके बाद इसराइल के खुफिया इदारे मोसाद के एक आला अफसर को इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में कत्ल कर दिया गया। ईरान ने यूएई पर हमला करने की धमकी भी दी। हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो अमेरिका ने भी इस जंग में कूद पड़ा। नाज़रीन, उधर ईरानी पार्लियामेंट में अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, और साथ ही एक बिल भी पेश किया। ईरान की पार्लियामेंट में एक मुजवज़ा कानून मंजूर किया गया, जिसके मुताबिक अगर यूरोपीय ममालिक तेल और बैंकिंग के हवाले से पाबंदियों में रियायत नहीं देते तो ईरान यूरेनियम की अफज़ुदगी भी शुरू कर देगा। पार्लियामेंट में मंजूर किए जाने वाले मुजवज़ा कानून के मुताबिक ईरान अक़वाम मुत्तहिदा को एटमी तनसीबात की निगरानी भी नहीं करने देगा। अमरीकी खबरसां एजेंसी AP के मुताबिक ये पेशरफ ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा के हलाकत के बाद सामने आई है, और ये बिल पार्लियामेंट से मंजूर के बाद कई मराहिल से गुजरने पर कानून की हैसियत इख्तियार करेगा। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी अर्ना ने कहा कि 290 में से 251 अराकीन ने बिल के हक़ में वोट दिया और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। ये बिल यूरोपीय ममालिक को ईरान और तेल बैंकिंग के हवाले से लगी पाबंदियों में नरमी करने के लिए 3 महीने की मोहलत देगा। इस कानून के तहत ईरान यूरेनियम की अफज़ुदगी को 20% तक कर देगा, जो एटमी हथियार बनाने के लिए तो काफ़ी नहीं है, लेकिन सिविलियन इस्तेमाल के लिए ज़्यादा है। इसके अलावा ईरान इस बिल के ज़रिए नातंस और फरूदा में ज़ेर ज़मीन न्यूक्लियर तनसीबात में नए सेंट्रीफ्यूजेस का इजाफा कर सकेगा। पार्लियामेंट से पास होने के बाद इस बिल को एक और पार्लियामेंट्री वोट और शूरा निगहबान से मंजूरी लेनी होगी। ख्याल रहे कि यह बिल इससे कबल अगस्त में पार्लियामेंट में पेश किया गया था, लेकिन मोहसिन फ़खरीज़ादा के हलाकत के बाद इसको मंजूर करवाने में तेज़ी आई है। नाज़रीन, ईरान पर हमले की 2 मुमकिना मुहरकात सबसे ज़्यादा काबिल गौर हैं। एक ये कि ईरान और जो बाइडन के तहत नई अमरीकी इंतज़ामिया के दरमियान ताल्लुकात की मुमकिना बेहतरी को ख़तरे में डालना, और दूसरा ईरान को रद्दअमल पर उकसाना। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इससे कत्ल पर अपने पहले बयान में कहा कि दुश्मन तनाव से भरपूर हफ्तों से गुजर रहे हैं। वो जानते हैं कि आलमी सूरत-ए-हाल तब्दील हो रही है, और वो चाहते हैं कि खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए इन दिनों से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। जब इब्राहिम रईसी ईरान के दुश्मनों का हवाला देते हैं तो वो साफ तौर पर अमरीकी इंतज़ामिया,
اسرائیل اور سعودی عرب کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسرائیل اور سعودی عرب دونوں ہی مشرق وسطی میں سیاست کی بدلتی لہر اور نو منتخب صدر جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے پر خطے کی سیاست پر ہونے والے اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں دوبارہ شامل ہونا چاہتے ہیں، جو 2015 میں باراک اوباما کے دور میں مذاکرات کے بعد طے پایا تھا، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں امریکہ کو اس معاہدے سے دستبردار کروایا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ایران کے متعلق اسرائیل اور سعودی عرب کے تحفظات، اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان گزشتہ اتوار کو نیوم میں ہونے والی مبینہ خفیہ ملاقات میں زیر بحث آئے۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایسی کسی بھی ملاقات کی تردید کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق نیتن یاہو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے پر بھی ولی عہد کو قائل نہیں کر سکے تھے۔ پیر کو جب یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے بحر احمر کے قریب واقع شہر جدہ میں سعودی تیل کمپنی آرامکو کی ایک تنصیبات پر حملہ کیا تو یہ سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنانے کا موقع بھی ہو سکتا ہے۔ ایران میں سخت گیر پریس نے حوثیوں کی جانب سے دلیرانہ قدس 2 بیلسٹک میزائل حملے کے بارے میں فخری انداز میں بات کی۔ مہر نیوز ایجنسی کے مطابق یہ ایک اسٹریٹجک اقدام تھا جس کا وقت سعودی اور اسرائیلی ملاقات کے ساتھ ہم آہنگ رکھا گیا تھا تاکہ سعودیوں کو پیغام دیا جا سکے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے قدم نہ اٹھائیں۔ ناظرین، اب عبرانی اسرائیل نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی ڈولفن آبدوز گزشتہ ہفتے ہیر سویز سے گزرتے ہوئے خلیج فارس کے قریب پہنچ گئی ہے۔ سرکاری ریڈیو نے بتایا کہ آبدوز نے ایران کو واضح پیغام دیا کہ اس کے لیے نہر سویز میں داخل ہونا اور اس کے بعد خلیج پانیوں میں پہنچنا ممنوع نہیں رہا۔ اس میں متنبہ کیا گیا تھا کہ اسرائیلی آبدوز کو نہر سویز سے گزرنے میں مصری منظوری شامل ہے۔ عبرانی ریڈیو نے اشارہ کیا کہ یہ پیشرفت 27 نومبر کو ایرانی جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کے پس منظر کے خلاف تل ابیب اور تہران کے مابین کشیدگی بڑھانے کے جلوہ میں سامنے آئی ہے۔ سائنسدان کے قتل کے فوراً بعد ہی تہران نے تل ابیب سے انتقام لینے کا عزم کیا تھا۔ ایران نے الزام عائد کیا تھا کہ اس کے جوہری سائنسدان کے قتل میں صہیونی دشمن ریاست ملوث ہے۔ اسرائیلی چیف آف اسٹاف ایوو کوچاوی نے تہران کو فخری زادہ کے قتل کے سلسلے میں کوئی معاندانہ اقدام اٹھانے کے خلاف متنبہ کیا۔ 27 نومبر کو ایران نے جوہری پروگرام کے خالق کہلانے والے 63 سالہ فخری زادہ کو تہران میں پر اسرار اور جدید ترین طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اس قتل کو اسرائیلی جال قرار دیا اور کہا کہ ایران اس جرم کا بدلہ لے گا۔ سائنسدان کے قتل کے فوراً بعد ہی تہران نے تل ابیب سے انتقام لینے کا عزم کیا تھا۔ ایران نے الزام عائد کیا تھا کہ اس کے جوہری سائنسدان کے قتل میں صہیونی دشمن ریاست ملوث ہے۔ اسرائیلی چیف آف اسٹاف ایوو کوچاوی نے تہران کو فخری زادہ کے قتل کے سلسلے میں کوئی معاندانہ اقدام اٹھانے کے خلاف متنبہ کیا۔ 27 نومبر کو ایران نے جوہری پروگرام کے خالق کہلانے والے 63 سالہ فخری زادہ کو تہران میں پر اسرار اور جدید ترین طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اس قتل کو اسرائیلی جال قرار دیا اور کہا کہ ایران اس جرم کا بدلہ لے گا۔